ज्योग्राफी के 5 सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल कहता है व्हिच ऑफ द फैक्टर्स टिपिकली इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मूवमेंट ऑफ एयर या सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो याद रखिएगा चारों फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। थोड़ा समझते हैं, ऐसे समझेंगे कि क्या लाइन ऑफ थॉट आप एग्जाम में सोच सकते हैं। अब इवेपोरेशन की बात करें ना तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से ओशन वाटर है ना, ओशन वाटर है या लिक्विड है, इस पे बहुत ज्यादा इंसुलेशन आ रही होगी, हीट आ रही होगी। तो ये वाटर जब इसको इंसुलेशन मिलेगी, हीट मिलेगी, विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, है ना। फिर इसी वेपर से बादल बन के बारिशें होती हैं। पर अगर प्रोसेस देखें तो हम क्या बोलते हैं कि पानी इवेपोरेट होता है, उससे वेपर बनता है या गैस बनती है, वेपर है तो गैस ही, उसी से बादल बन के बारिशें होती हैं। तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, उससे बेसिकली हो क्या रहा है कि पानी जो है आपका वो गैस या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इवेपोरेशन का रेफरेंस है। अब सवाल क्या पूछता है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स टिपिकली इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। अब ना थोड़ा ऐसे सोचते हैं कि पेपर में आप क्या सोच पाएंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी क्या होती है ना, मॉइस्चर, है ना। हम कहते हैं मॉइस्चर जो वेपर इन द एयर है ना। अब इसको समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं पार्सल ऑफ एयर में बहुत सारा मॉइस्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या हम और मॉइस्चर ऐड कर पाएंगे? दिक्कत तो आएगी। तो यहाँ पे जो टर्म यूज होती है वो होती है सैचुरेटेड, कि एयर इज सैचुरेटेड विद मॉइस्चर, है ना। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ऑलरेडी है। अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा ऑलरेडी अवेलेबल है और मॉइस्चर ऐड होने में दिक्कत आएगी। पर वहीं अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो और इवेपोरेशन होने की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो ह्यूमिडिटी तो इंपैक्ट करती है। अब देखिए वही वो कह रहा है हाई ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड विद मॉइस्चर है तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी, ऑलरेडी भरा हुआ है ना वो पार्सल ऑफ एयर मॉइस्चर से। वहीं अगर सैचुरेशन नहीं है, लो ह्यूमिडिटी है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एयर। अब देखिए मान लीजिए 2 पार्सल ऑफ एयर है फॉर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ सैचुरेटेड विद मॉइस्चर है, यहाँ नहीं है। अब एयर की मूवमेंट तो होगी, है ना। तो आप देखेंगे, वैसे भी आपको पता है कि चीजों की टेंडेंसी है टू अटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मूवमेंट तो होगी, है ना। एयर जिसमें कि मॉइस्चर है वो मूव तो हो ही रहा है। सो बेस्ड ऑन उस समय पे क्या कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर, आपका इवेपोरेशन का रेट तो इन्फ्लुएंस होगा, है ना। ये हमने लॉजिक लगाना है। अब अंग्रेजी में कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद अनसैचुरेटेड लेयर, है ना, क्योंकि मूवमेंट तो कांस्टेंट है ही है। तो जितनी मूवमेंट होती रहेगी उतनी ही इवेपोरेशन का प्रोसेस भी चलता रहेगा। सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब देखिए दिस इज अ सरफेस फिनोमेना, है ना। सरफेस पे आप देख रहे हैं कि हीट हो रहा है, इंसुलेशन का इंपैक्ट है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो जितना सरफेस एरिया ऑफ वाटर ज्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन की पॉसिबिलिटी भी बनती है। सिमिलरली टेम्परेचर। अब जो वार्मर रीजन्स होते हैं ना, वहां पे कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एयर की और ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोल्डर रीजन्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो भी ट्रॉपिक्स में रीजन्स है ना, इक्वेटोरियल जोन्स की बात हो रही है, वहां पे वेपोराइजेशन का, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है और ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू लेट्स से ऐसे रीजन जो बहुत ही ज्यादा ठंडे, है ना। तो टेम्परेचर भी इंपैक्ट जो है करता है। तो वही वो कह रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर रहेगा तो जो एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन कैपेसिटी है फॉर मॉइस्चर वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, राइट। तो लाइन ऑफ थॉट जो है ये बनाना आना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है जरूरी हो जाता है। कई बार बेस्ड ऑन लॉजिक भी सॉल्व किया जा सकता है। ऑफ कोर्स आपने कॉन्सेप्ट्स तो डिटेल में पढ़े ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देना चाहती हूँ, इसलिए ये डिस्कस कर रही हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। याद रखिएगा दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।
है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक सा कंपैरिजन है और ये बता रहे हैं कि लैटिट्यूड के रेफरेंस में बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर है, बट लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में बात करेंगे तो मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप, राइट, याद रखिएगा इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपसे पूछा गया है कि साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ना मैं इसमें एक ट्रिक पढ़ाना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कई बार पढ़ाई है, अभी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक बार दोबारा बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पे हम क्या जानना चाहते हैं कि लेट्स से अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात करूँ या साइक्लोन की बात करूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो मुझे पता लग जाए कि क्या वो क्लॉकवाइज होते हैं या वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, है ना। चाहती तो मैं यही हूं, दैट मीन्स इन्हीं कीवर्ड्स के साथ मेरा आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, क्वेश्चन क्या था, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज, यानी एंटी साइक्लोन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है तो सदर्न में उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। अब इसी का उल्टा देखो, साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर जब हमने उल्टा पढ़ा कि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है तो सदर्न में क्या होगा, इसका उल्टा क्लॉकवाइज, है ना। अब बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैसे होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, इसका उल्टा क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाता है, राइट। अगेन साइक्लोन्स वाला सॉर्ट हो गया, एंटी साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं, है ना। एंटी साइक्लोन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शुड बी सी फॉर क्लॉकवाइज, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट आना चाहिए, राइट। तो ये जो क्विक एक ट्रिक है, इसको आप जरूर याद रखें, रिवीजन के पर्पस से ही मैंने डिस्कस किया है। चलिए, अब ना ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स बेस्ड है। अब यहाँ पे ना देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस थ्रू अ गजेट नोटिफिकेशन इन February 2025 शिफ्टेड सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ माइनर मिनरल्स टू मेजर मिनरल्स, है ना। तो ऐसी चीजें पेपर में आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मिनरल्स की बात हो रही है, और याद रखिएगा चारों ही मिनरल्स को जो है माइनर से मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब पता है, देयर वाज दिस एंटायर आर्टिकल ऑन पीआईबी जो कह रहा था कि जब इन मिनरल्स, हाँ, जब इन मिनरल्स की माइनिंग की जाती है तो कई बार ऐसा होता है इनके साथ कई क्रिटिकल मिनरल्स भी होते हैं, पर क्योंकि पहले ये मेजर मिनरल्स नहीं थे तो कई बार जो इनके साथ क्रिटिकल मिनरल्स होते थे उनको आइदर माइन ही नहीं किया जाता था, और सरकार को कि ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बताने की ऑब्लिगेशन भी नहीं थी। तो इसीलिए अब जो है इनको माइनर मिनरल्स से मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है। तो इनका नाम आप जरूर याद रखें, करंट अफेयर्स से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन ग्रैबिंग। अब ऑप्शंस कहते हैं, पहला ऑप्शन कहता है लार्ज स्केल एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल पर्पसेस अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन, या फिर एक गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है टू सब्सिडाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग इन अर्बन एरियाज, या फिर प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग रिसाइक्लेबल वेस्ट फ्रॉम अर्बन एरियाज फॉर प्रॉफिट बाय इनफॉर्मल सेक्टर्स, या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है इन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको बताना है बेस्ट कौन सी जो है ऑप्शन ग्रीन ग्रैबिंग को डिस्क्राइब करती है। आपका करेक्ट आंसर क्या है, यहां पे लार्ज स्केल एक्विजिशन या कंट्रोल ऑफ लैंड और उससे जुड़े नेचुरल रिसोर्सेज किस लिए एक्वायर हो रहे हैं, फॉर एनवायरमेंटल पर्पसेस अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल कई बार आप देखते हैं कई कार्बन ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स के चलते बड़ी बड़ी कंपनीज कहीं पे लैंड और उससे एसोसिएटेड रिसोर्सेज को एक्वायर करती है, उनका कंट्रोल लेती है ना। इससे कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पे जो कम्युनिटीज हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इंपैक्ट हो जाती हैं, है ना। तो ये टर्म वही कह रही है कि लैंड को ग्रैब कर लिया गया है अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ
conservation. तभी वो कह रहे हैं कि large scale acquisition of control of land and associated natural resources for environmental purposes under the pretext of conservation. तो as a term this becomes important. रैपिड रिविजन जरूर कंसिडर करें. लास्ट मिनट पे अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि ग्रिप छूट रही है, प्रिपरेशन जो है ऑन ट्रैक नहीं आ पा रही है, यही सही टाइम है. क्विक रिविजन कीजिए, इन वीडियोस को देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा. इसको जरूर कंसिडर करें. थैंक यू सो मच.